एवरीवन, सी जी पी टी डी एम का एग्ज़ाम 25 जैन 2024 को हो रहा है। तो उसके रिलेटिव हम लोगों ने एक पिछली वीडियो में एनालिसिस करी थी, जिससे सब्जेक्ट वाइज रिलेटिव इम्पोर्टेंस का हमारे पास एक टेबल है, जिससे ये एविडेंट है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग साइंस है दैट हैज़ गॉट हाईएस्ट वेटेज। तो आज के टॉपिक में हम मैन्युफैक्चरिंग साइंस से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। आज मैं आपको जो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, जो कि है मेटल कटिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशंस में हमारे लिए दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमें मेटल कटिंग से संबंधित जितनी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस हैं टूल के, उनके बारे में पता होना चाहिए, और मेटल कटिंग से रिलेटेड फोर्सेस के एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले ये समझिए कि जब हम मेटल कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कटिंग टूल। कटिंग टूल जो हैं वो दो प्रकार के हैं मुख्यतः। पहला जो है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, और दूसरा जो है वो है मल्टी पॉइंट। हमें अपने सिलेबस में सिर्फ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, मतलब क्वेश्चन आएगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग, व्हाट आर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हैव टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फर्स्टली, it has one cutting part. Now what is this cutting part? We will talk later in this video. And another is it has got one shank. So we will discuss in detail what is this one cutting part, what is this one shank. So हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे अपने डिस्कशन को फोकस रखते हैं। तो आपको कटिंग टूल मिल गया। कटिंग टूल किस पे काम करेगा? तो जो बेसिक सब्जेक्ट है जिस पे कटिंग टूल काम करेगा उसको एक वर्क पीस बोलते हैं। वर्क पीस को ज़रा मैं एनालिसिस करूं तो वर्क पीस, सपोज ये डायग्राम आप लोग बनाना सीख लीजिए कि वर्क पीस एग्ज़ाम में ना कभी कभी मेंस एग्ज़ाम में रिप्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। आप इस तरीके से एक सर्कल बना दीजिएगा, देन थोड़ा मशीन सरफेस दिखाने के लिए इस तरीके से, देन ये, फिर जो भी आपके ऊपर वाले पोर्शन है वहाँ से दो लाइनें खींच दीजिए इस तरीके से। ये आपका एक मशीन सरफेस जैसा लगेगा कि, तो जो वर्क पीस है ना, तो वर्क पीस के भी ना क्लासिफिकेशन है वर्क पीसेस के सरफेसेस के। जिस पे अभी आपको काम करना है उसको बोलेंगे वर्क सरफेस, ठीक है। इस पे अभी काम होना बाकी है। जिस पे काम हो चुका है उसको बोलेंगे मशीन्ड सरफेस, और जिस पे अभी काम चल रहा है, सपोज यहाँ पे हमारा टूल है, ये अभी यहाँ पे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस सरफेस को हम बोलेंगे ट्रांजिएंट सरफेस, ठीक है। हमारे वर्क पीस के तीन क्लासिफिकेशन हो गए, वर्क सरफेस, मशीन सरफेस एंड ट्रांजिएंट सरफेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जाते हैं मशीन कटिंग टूल के एनालिसिस पे। कटिंग टूल भी आपको बनाना आना चाहिए। तो कटिंग टूल बनाना देखिए कैसे आप बनाएंगे। एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें, फिर यहाँ दो हैंगर के डिज़ाइन का ये ड्रॉ करें, यहाँ से एक लाइन यूँ निकालें, दूसरा ये, इसको थोड़ा इंक्लाइन रखिए, फिर एक बॉक्स जैसा ये बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना है आपको बॉक्सी स्ट्रक्चर देने के लिए, और
यहाँ से, सो ये आपका एक कटिंग टूल बन गया। ठीक है, अब कटिंग टूल में हम लोगों ने बात किया कि हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ेंगे। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। तो अब शैंक क्या है, कटिंग पार्ट क्या है, और डिफरेंट चीज़ें जो कटिंग टूल में इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, वो क्या है। सो पहली चीज़ जो है, इस पार्ट को हम बोलते हैं शैंक। ठीक है, तो शैंक कटिंग टूल का वो हिस्सा है जहां से टूल को होल्ड किया जाता है। ठीक है, इट इज अ होल्डिंग पार्ट। फिर कटिंग पार्ट जो आपका कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये आपका कटिंग पार्ट है। सो कटिंग पार्ट में तीन चीज़ें होती हैं। ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं फेस, ठीक है, या रेक। ठीक है, फिर ये जो जिसको मैं अभी रेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके कटिंग एज कहलाते हैं। कटिंग एज, ये अगर मान लीजिए इस साइड से मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये मेजर कटिंग एज, और ये आपका माइनर कटिंग एज। ठीक है, फेस, कटिंग एज, कटिंग एज के जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं फ्लैंक। ठीक है, सो जो मेजर कटिंग एज के नीचे का एरिया होगा, ये वाला, इसको कहते हैं मेजर फ्लैंक। और जो माइनर कटिंग एज के नीचे का हिस्सा है उसको कहते हैं माइनर फ्लैंक। ठीक है, सो हमारा जो कटिंग पार्ट है, कटिंग पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज कटिंग एज, ठीक है, सेकेंड इज फेस, रेक कह लीजिए, थर्ड इज फ्लैंक। ठीक है, शैंक के जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको कोई और कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्रीन से। दिस इज कॉल्ड बेस। बेस, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एक्सिस टूल के बीचों बीच जाता है रेफरेंस के लिए, उसको हम कह लेते हैं, ये वाले एक्सिस को, ये जो रेड से यूं जा रहा है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, इसको कह लेते हैं टूल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जो भी हमारे कटिंग टूल है उसका बेसिक नॉमेनक्लेचर। तो एक बार जो है हम ये कटिंग टूल के नॉमेनक्लेचर को मैंने ये डायग्रामेटिकली आपके लिए मार्क कर दिया है। इसको एक बार फिर से रिवीजन के लिए मेमोराइज कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये क्या होगा, दिस विल बी कॉल्ड बेस। ठीक है, बेस इज अ पार्ट ऑफ शैंक। शैंक, व्हाट इज शैंक? शैंक इज द पोर्शन ऑफ द टूल जिसको होल्ड किया जाता है कटिंग ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये एरो जो है, दिस, व्हाट इज दिस? मान लीजिए यहां से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो दिस वुड बी कॉल एज मेजर कटिंग एज। ठीक है, देन दिस, व्हाट वुड दिस बी कॉल्ड? कटिंग, मेजर कटिंग एज के नीचे का हिस्सा है, दिस विल बी कॉल्ड एज मेजर फ्लैंक। ठीक है, ये वाला मैंने आपको नॉमेनक्लेचर नहीं बताया,
इसको बोलते हैं कॉर्नर या नोज, जो दोनों कटिंग एज का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना उसको, दिस इज कॉल्ड एज माइनर कटिंग एज. दिस इज फेस एंड रेक. दिस इज, ये माइनर कटिंग एज के नीचे का हिस्सा है, इसको बोलेंगे माइनर फ्लैंक. ठीक है, ये हमारा एग्जाम में कभी रेफरेंस के लिए कटिंग टूल है तो ये फटाफट ये डायग्राम बना देना है, सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन कर देना. ठीक है, सिंस ये मेंस का एग्जाम है, सो आई विल लाइक टू गिव डेफिनीशंस टू यू. जिनको डेफिनीशंस पता है वो अगले 5 मिनट स्किप कर सकते हैं. सो रीजन वाइज चलते हैं. शैंक, शैंक मैंने क्या बताया आपको, दैट पार्ट ऑफ टूल by which it is held. ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा टूल एक्सिस. दिस इज एन इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, जनरली सेंटर ऑफ द टूल से जाता है. थर्ड है कटिंग पार्ट. ठीक है, कटिंग पार्ट, द फंक्शनल पार्ट ऑफ द टूल कंप्राइज्ड ऑफ. ये लिखने की आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहा करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना मेरी अब स्पीड स्लो हो गया लिखने का. चिप प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स. अब देखिए, ये चिप प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स की अभी हमने बात नहीं करी. तो जब भी मशीनिंग ऑपरेशन होता है तो जो वर्क पीस है उससे जो वर्क पीस के पीसेस बाहर आते हैं वो एक चिप्स के फॉर्म में बाहर आते हैं. तो वही कि जहाँ से आप कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वर्क पीस से वो चिप जनरेट करेगा और वो चिप जो है वो टूल के ऊपर से फ्लो करेगा. ठीक है, फिर हमने बोला कटिंग पार्ट में हमारे 3 चीज़ें हैं. क्या क्या हैं? कटिंग एजेस. ठीक है, जैसे नाइफ में जो कटिंग एज है, एक आपका वो कटिंग एज हो गया. फेस, ठीक है, फेस. और तीसरा फ्लैंक. इन तीनों को भी डिफाइन कर देते हैं. तो कटिंग एज क्या है? जिससे आप कट परफॉर्म्स द कटिंग ऑपरेशन. ये है द सरफेस ऑन द कटिंग टूल ओवर विच चिप फ्लोज. ठीक है, जिसके ऊपर से चिप फ्लो करेगा वो आपका फेस कहलाता है. फ्लैंक क्या है? फ्लैंक, यहाँ पे फ्लैंक लिख लेता हूँ. द टूल सरफेस ओवर विच द सरफेस produced on work piece passes. ठीक है, तो जैसे अभी हमने जो डायग्राम बनाया, मान लीजिए यहाँ इस एज से कटिंग परफॉर्म हो रही है, तो जो चिप बनेंगी वो इस तरीके से डिस्पर्स होंगी. तो चिप का फ्लो इस सरफेस से हो रहा है, इसीलिए इसको फेस वो कह रहे हैं आपको फेस. और यहाँ से जो मशीन्ड सरफेस है
जो हमने यहाँ पे अभी डायग्राम में बात किया ना, यहाँ एक मशीन्ड सरफेस है। अब जब ये कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये आपका कटिंग एज है, तो इस कटिंग एज के नीचे का हिस्सा जो है वो इस मशीन्ड सरफेस से एक्सपोज्ड है। तो ये मशीन सरफेस से जो हिस्सा एक्सपोज्ड है उसको हम फ्लैंक कह रहे हैं। ठीक है, अब कटिंग ऑपरेशन को थोड़ा हॉलिस्टिकली हम देख लेते हैं। ये एक कटिंग टूल है जो वर्कपीस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ हमने इसको होल्ड किया होगा। ठीक है, मान लीजिए लेथ में इसको लगा रखा है, तो ये लेथ में वर्कपीस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, इस डायग्राम के लिए अपोजिट साइड जो मैंने बताया उससे अपोजिट साइड घूम रहा है, तो ये वर्कपीस है। अब ये वर्कपीस क्या है कि ये आपके जब ये सरफेस डाउन जा रहा है इस तरीके से, तो इसके रिलेटिव वर्कपीस अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि जब आपका वर्कपीस यूं इस तरीके से नीचे जा रहा है तो आपका टूल के रिलेटिव क्या है, टूल क्या है, ऊपर जा रहा है। अगर आप वर्कपीस पे बैठ करके देखेंगे, आप नीचे जा रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि वर्कपीस ऊपर जा रहा है। तो ये आपका जो है, ये आपका प्राइमरी स्पीड हो जाता है। ठीक है, फिर आपको मशीन को अलोंग द लेंथ, आपको पूरे अलोंग द लेंथ काटना है, तो उस डायरेक्शन में भी टूल का कुछ स्पीड होता है। ठीक है, वो आपका सेकेंडरी स्पीड कहलाएगा या फीड स्पीड कहलाएगा। ठीक है, और फिर उसका एक रिजल्टेंट निकल के आएगा जो आपका रिजल्टेंट स्पीड और रिजल्टेंट कटिंग ऑपरेशन की स्पीड कहलाएगी। ठीक है, ये आपके एनालिसिस के लिए मैंने आपको बता दिया। तो अब इस जो अभी हमने बात किया उसको थोड़ा और कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं कि एक्चुअल मेटल कटिंग ऑपरेशन को एनालाइज करने के तरीके क्या हैं। आपके पास शेपर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके पास लेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे एक टूल का मूवमेंट लीनियर हो रहा है, शेपर के केस में आपके एक फ्लैट सरफेस पे कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लेथ के केस में आपके राउंड, मोस्टली राउंड जॉब्स होते हैं जिनके अबाउट आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो क्या कैन वी ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन दीज टू कटिंग ऑपरेशन? तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और जब ये कॉन्सेप्ट की है, अगर ये आप समझ गए तो आप आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड उसको आप कर लेंगे। तो ज़रा इसको देखते हैं। मान लीजिए एक बार फिर से हम अपना टूल को बनाते हैं। ये दिस इज आवर टूल। ठीक है, बस अभी इतना ही बनाएंगे। तो मान लीजिए ये आपका वर्क पीस है। ठीक है, दिस इज आवर वर्क पीस। यहाँ पे इसका डायमीटर हम कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू रिड्यूस द डायमीटर ऑफ द वर्क पीस से फ्रॉम 10 mm to 8 mm. Now this workpiece must be revolving with certain angular velocity. मान लीजिए लेथ पे हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। So the outer part will have a tangential velocity upwards. बिल्कुल, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स है। तो अगर मैं टूल पे बैठ जाऊँ, मैं यहाँ बैठूँ, तो मुझे ये लगेगा कि ये जो वर्क पीस है दिस इज गोइंग डाउन विथ वेलोसिटी v, अगर ये v है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बनाऊं। अगर मैं यहाँ यहीं जो अब मैंने आपको पेपर में बनाया यहीं अगर मैं सामने से बैठ के देख रहा हूँ इस व्यू पॉइंट से, यहाँ पे अगर मैं खड़े हो कर के इस कटिंग ऑपरेशन को एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि एक सर्कुलर वर्कपीस है। ठीक है, और जो मेरा टूल है वो टूल मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इस बिहाइंड दिस प्लेन इट विल हैव सम डेप्थ,
बट मुझे सामने से ये टूल दिख रहा है जिसका ये फेस है और ये फ्लैंक वाला हिस्सा है ना, ठीक है। और ये आपका कटिंग ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो क्या अगर मैं इस पीस को ज़रा रोटेट कर दूं, ये मैंने उसी ऑपरेशन को रोटेट कर दिया, तो मुझे ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कि एक फ्लैट सरफेस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से, कुछ इसी तरीके से। मतलब उसका एनालॉगस मैंने ये ड्रॉ कर लिया। अगर मैं आपको सिर्फ यही डायग्राम दे दूं तो आप बोलोगे कि ये एक तरीके से रिलेटिवली एक शेपर पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए सारी ये जो सरफेस है ये भी कभी इस पॉइंट पे आएगा, ये वाला जो वर्कपीस पे सरफेस है ये भी कभी इस पॉइंट पे आएगा। आप समझ रहे हैं, ये सरफेस मतलब इस पॉइंट के रिलेटिव तो ये एक फ्लैट सरफेस पे ही मशीनिंग कर रहा है। इसको नहीं पता लग रहा है कि ये एक सर्कुलर सरफेस को, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट रिवॉल्विंग सर्कुलर, एक्चुअली द वर्क पीस इज रिवॉल्विंग सर्कुलर, बट फॉर द टूल वी मे assume the workpiece to be a flat surface, ठीक है। तो कभी भी आपको सर्कुलर वर्कपीस पे भी ऑपरेशन दें तो आप उसको एक फ्लैट सरफेस बना करके एनालिसिस कर सकते हैं। सो जो भी हमारे एनालिसिस हैं वो बहुत सिंप्लीफाइड है। सो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ठीक है। ऑर्थोगोनल मशीनिंग जो है एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एनालिसिस है ऑफ द कटिंग ऑपरेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है आज के डिस्कशन के लिए। सो हम लोग आ जाते हैं ऑर्थोगोनल मशीनिंग। It is very 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 important to define this orthogonal machining, because orthogonal machining क्या है कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल मशीनिंग, ठीक है। सो इसीलिए ये मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। दी ऑर्थोगोनल मशीनिंग या कटिंग प्रोसेस बोल दीजिए, मशीनिंग / cutting process is a two-dimensional cutting analysis in which tools cutting edge is perpendicular to the direction of cutting speed, ठीक है। अब हमने एक ऑर्थोगोनल मशीनिंग को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई कि टूल्स कटिंग एजेस, सॉरी, यहाँ पे दो डेफिनेशंस आई हमारे पास कि टूल्स कटिंग एज इज परपेंडिकुलर, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड। तो अब भाई परपेंडिकुलर है तो ऐसा क्या है, मतलब और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए हमारे पास ये वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है, दो मैं वर्क पीस बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो हम एनालिसिस करेंगे। सो या तो ये पॉसिबल है कि हमारा जो कटिंग टूल है, ये हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल इस तरीके से हो सकता है या कटिंग टूल इंक्लाइंड भी हो सकता है ना। सो ये जो है, मान लीजिए ये मेरी कटिंग स्पीड है v,
ये किसी एंगल पे है वर्क पीस के साथ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल कटिंग, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग, ठीक है। तो हम लोग जो मेजरली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखते हैं वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग या ऑर्थोगोनल कटिंग से देखते हैं। तो एनालिसिस इसका ऑर्थोगोनल मशीनिंग का हम एनालिसिस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि चाहे राउंड ऑब्जेक्ट पे कटिंग ऑपरेशन हो रहा हो या फ्लैट सरफेस पे हो रहा हो, उसका हम रिप्रेजेंटेशन फ्लैट लेके चलेंगे। सो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। ये मेरा एक कटिंग टूल है, दिस इज माय टूल, दिस इज वर्क पीस, ठीक है। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही हम जो भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं उसको डिफाइन करेंगे, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में पास्ट में सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चंस आ रखे हैं। इसको कुछ अलग कलर से बना देते हैं। और ये जो है ये हमारा चिप है, जो कटिंग ऑपरेशन से निकल के चिप आया वो है। सो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कटिंग ऑपरेशन, जो ट्रांजिएंट सरफेस है उसका एंगल, ये मान लीजिए ये आपके रिजल्टेंट कट टूल की वेलोसिटी है, तो उसके साथ जो एंगल बनता है उसको फाई कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज shear एंगल, ठीक है। देन आपका यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर लेंथ जो है, ये वाली लेंथ, दिस इज कॉल्ड TC, चिप थिकनेस, ठीक है। और ये जो है आपका, दिस इज कॉल्ड अनकट चिप थिकनेस। जो ये आपका क्या है, जो मशीन सरफेस से एंगल बनता है, मशीन सरफेस के नीचे वाला एरिया को हम क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, फ्लैंक, है ना। तो ये जो एंगल कहलाता है फाई, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस एंगल, कि भाई जितना मैं चाहूँगा क्या कि ये दूर रहे तो थोड़ा मेरा मशीन सरफेस सेफ रहेगा, उसके अलग अलग एनालिसिस है, बट गिवन द टाइम कांस्टेंट हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जितना हम कर सकते हैं इस बचे हुए 20 दिनों में हम उसी पे फोकस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज क्लियरेंस एंगल, ठीक है। ये आपका एक रेफरेंस प्लेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेफरेंस प्लेन, ठीक है। तो रेफरेंस प्लेन इज अ प्लेन through a selected point on the cutting tool which is perpendicular to the relative resultant velocity। मैंने क्या कहा कि reference plane is a plane through a point on the cutting tool perpendicular to the resultant velocity। ये हमारी resultant velocity है। कटिंग टूल पे मैंने ये मेरे लिए जो स्टार हीरो पॉइंट है वो ये है, इसके थ्रू मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया। नाउ आपको एक ये लाइन लग रही होगी, बट एक्चुअल में अगर ये 2 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से एक प्लेन होगा, ठीक है ना।
तो इसके साथ ये जो टूल के साथ, टूल के फेस के साथ जो एंगल बनाएगा, इसी के ऊपर से चिप फ्लो हो रहा है ना, तो इसको फेस या रेक के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रेक एंगल एंड दिस इज द मोस्ट यूज्ड एंगल इन द न्यूमेरिकल्स. ठीक है. और कुछ इम्पोर्टेंट, एंड दिस एंगल, जो दो कटिंग एजेस के बीच का हमने एक एंगल डिफाइन किया था फाई, विच इज नोन एज लिप एंगल और नाइफ एंगल. ठीक है. सो ये हमारा जो बेसिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन है, उसका एक अंडरस्टैंडिंग, आपको सारी टर्म्स क्या हैं, किस तरीके से हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए कि चिप थिकनेस क्या है, आपका अनकट चिप थिकनेस क्या है, फिर आपका रेक एंगल क्या है, आपका शेयर एंगल क्या है, आपका लिप एंगल क्या है, आपका क्लियरेंस एंगल क्या है, आपका फेस क्या है, आपका फ्लैंक क्या है, आपकी कटिंग वेलोसिटी क्या है. तो जो भी न्यूमेरिकल्स में टर्म्स होगा या डेफिनेशंस होगा या इंटरव्यू होगा, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा. सो अब हमने एक चीज़ थोड़ा मिस कर दिया है, उसको हम अभी देख लेते हैं कि जो हमारा कटिंग टूल है उसका नॉमेनक्लेचर क्या है. भाई जैसे कोई भी पर्सन है, उसको आपको डिफाइन करना है कि आप यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक पर्सन, तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी कि भाई उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है ना, वो कौन से शहर में रहता है. तो कुछ चीज़ें आपको डिफाइन चाहिए ना कि आप लोकेट कर पाएँ उस पर्सन को. वैसे ही किसी भी कटिंग टूल को लोकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 7 कैरेक्टरिस्टिक नॉमेनक्लेचर है, 7 कैरेक्टरिस्टिक एंगल्स चाहिए होते हैं जिससे हम उस टूल को डिफाइन कर सकें. सो वही मैं आपको बता रहा हूँ. अब मान लीजिए जो कटिंग टूल था हमारा, जैसे फिर से एक और बार, ये देखिए कटिंग टूल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मतलब काफ़ी बार बनाना आना चाहिए. ठीक है. ये मैंने कटिंग टूल बना दिया. अब इस कटिंग टूल को मैं सामने से देख सकता हूँ, मैं इसको इस साइड से देख सकता हूँ और मैं इसको टॉप से देख सकता हूँ. सो जब मैं इनको इन 3 एंगल से देखता हूँ, मुझे अलग अलग व्यू मिलता है. अगर मान लीजिए ये मैं 1 करता हूँ, ठीक है, अभी मैं 1 पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ. 1 क्या है? 1 इज अ प्लेन, इज सीन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस. बेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन है ना. तो हम और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस भी है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे टूल कुछ इस तरीके से नज़र आएगा. एक मिनट. ठीक है. ये ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ करने में सीधा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा इसको नीचे किया जाता है और साइड में भी ये इस तरीके से होता है. ठीक है. इस एंगल को बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एज साइड रेक एंगल. ठीक है. दिस एंगल इज कॉल्ड एज साइड रिलीफ एंगल. ठीक है. अब मान लीजिए मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ. ठीक है. नाउ आई एम सीइंग फ्रॉम 2. नाउ 2 इज पैरेलल टू द बेस. एक प्लेन है जो पैरेलल टू द बेस है, तो उस प्लेन से देख रहा हूँ तो मुझे जो दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. एक मिनट. ठीक है. ये मेरे ऊपर से क्या दिखेंगे, जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे कटिंग एजेस दिखेंगे. तो वो कटिंग एज एंगल, जो भी नॉमेनक्लेचर होगा वो कटिंग एज से संबंधित होगा. तो किसी को आप बोल लीजिए ये हो जाएगा एंड कटिंग एज एंगल, और ये आपका हो जाएगा साइड
कटिंग एज एंगल, ठीक है। क्योंकि मैं जब ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे बस यही तो दिख रहा होगा, सही बात ना। तो इससे ये क्या है, मेरे कटिंग एजेस हैं, तो कटिंग एज से रिलेटेड जो एंगल है वो कटिंग एज। अब बचा क्या, ये थर्ड से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे फ्लैंक, एक तरफ फ्लैंक दिख रहा है, एक कटिंग एज दिख रहा है, तो कुछ बात बन नहीं रही है। तो इसमें जो एंगल, तो मुझे व्यू जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बैक रेक एंगल, ठीक है। फेस या रेक बोलते हैं इसका टॉप व्यू, और ये एंड रिलीफ एंगल। जो मैंने डायग्राम में यहाँ क्लियरेंस एंगल की बात करी था ना, वो उसी से रिलेटेड है कि अगर ये मैं बिल्कुल क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे मशीन्ड सरफेस से भिड़ेगा, है ना। पर कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके की, तो ये एंड रिलीफ एंगल हो गया, ठीक है। और एक जो तो ये हो गया वन नहीं, ए, इसको न्यूमेरिकल कर देते हैं रोमन में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6। सेवेंथ जो होता है वो नोज एंगल, जो ये वाला एंगल है ना, नोज रेडियस, सॉरी एंगल नहीं होता, नोज रेडियस। सो मुझे ये 7 पैरामीटर्स मिल गए जिससे मैं अपने कटिंग टूल को डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये टूल डेजिग्नेशन ये आपको ना ऐसे रैंडमली दे देंगे, 3 डिग्री, 4 डिग्री से 0 डिग्री से 5 डिग्री से 7 डिग्री से 4 डिग्री और 12, ठीक है। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपको दे देंगे कि टूल डेजिग्नेशन जो है वो इस तरीके से नोन है, ठीक है। वो आपको बताएंगे नहीं कि कौन कौन सा एंगल है, क्योंकि दे हैव अ लेड डाउन अ सर्टेन परफॉर्मा होता है ना कि यहाँ पे यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो वो जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि पहले आपका रेक एंगल आता है, ठीक है। ये आपका जो हमने फिगर 1 में बनाया, बैक रेक और साइड रेक, ठीक है। फिर आपका आता है रिलीफ एंगल जो हमने थर्ड में बनाया, एंड रिलीफ, साइड रिलीफ, ठीक है, ये रिलीफ। फिर आपका आता है कटिंग एज एंगल, ठीक है, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल। फिर आपका आता है रेडियस, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मैं क्या करता था, रेक, रिलीफ और कटिंग ये याद रखता था, ठीक है। कि पहले रेक एंगल आ रहा है, फिर रिलीफ आ रहा है, फिर कटिंग से रिलेटेड आ रहा है, और साइड हमेशा बाद में आएगा। देखिए, साइड बाद में, साइड बाद में, साइड बाद में, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो ये हमारा ASAI, ठीक है, अमेरिकन जो भी अमेरिकन सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड्स है। लेकिन कहीं ऐसा तो सिस्टम हो नहीं सकता कि अगर अमेरिका ने डिफ़ाइन कर दिया, अमेरिका के किसी इंस्टीट्यूट ने डिफ़ाइन कर दिया, तो कोई और इंस्टीट्यूट नहीं डिफ़ाइन कर सकता है। तो ऐसे ना काफ़ी सारे हमारे ये डेफिनेशन सिस्टम है। एक ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम है, नॉर्मल रेक सिस्टम है। तो कई दफ़े ना एग्ज़ाम में ये वाले ना दे करके ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम को दे दिया जाता है। तो ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम भी हम देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल, और ये दोनों सिस्टम जो अभी हमने ऊपर पढ़ा और ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, दोनों में रिलेशंस हैं। वो आप समय के अभाव में, मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड कि देखें, अगर आ गया तो बैड लक, ये समझ लीजिए। बिकॉज ये जो आप 20 दिन एग्ज़ाम के लिए इन्होंने दिया है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोग 4 साल पढ़ते हैं, मतलब मेरी नज़र में कम से कम अगर आपको एक अच्छे लेवल की मेंस की प्रिपरेशन चाहिए, यू एटलीस्ट नीड 8 एग्जॉस्टिव मंथ्स। चलिए, सो ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में जो एंगल नॉमेनक्लेचर है वो मैं अभी बस इसको लिख देता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आए तो आपको थोड़ा आइडिया हो, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगा। आई क्या है आपका,
इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है, वो आई मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। अगर ऑर्थोगोनल कटिंग है तो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये है ऑर्थोगोनल रेक एंगल, ठीक है। ये है साइड रिलीफ एंगल, दिस इज एंड रिलीफ एंगल, दिस इज एंड कटिंग एज एंगल, लैम्डा इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल और अप्रोच एंगल। देन आर इज नोज रेडियस, ठीक है। अब ये ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, मान लीजिए मैंने ये कटिंग टूल, जैसे मान लीजिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। कई दफ़े क्या होता है, मान लीजिए आपका ये एक कटिंग टूल है, मैं ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले व्यू में मुझे क्या दिख रहा था, कटिंग एज दिख रहा था। तो ये मान लीजिए ये साइड कटिंग एज एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो आपका प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल हो जाता है। तो मतलब सी एस प्लस लैम्डा हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें ना आपको एनालिसिस इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, पहले उससे पहले एक शेयर एंगल क्या है वो समझ लेते हैं। शेयर एंगल हमने डायग्राम में बात किया था कि जो भी ट्रांजिएंट सरफेस पे जो एंगल बन रहा है विथ रिजल्टेंट कटिंग स्पीड, उसको हम शेयर एंगल कह रहे हैं। तो शेयर एंगल का जो फॉर्मूला है वो डिफाइंड है, शेयर एंगल अगर फाई है तो tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा। Now what is this R? Now this R has been introduced to us for the first time. So R is called chip thickness ratio, ठीक है, चिप थिकनेस रेशियो। और R की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। मतलब R को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर T अनकट चिप थिकनेस है और ये TC है, कटे हुए चिप की थिकनेस, तो T अपॉन TC इज इक्वल टू R, ठीक है। इसको अगेन ये बराबर होगा VC अपॉन V के, ठीक है। ये इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फर्दर बराबर होता है साइन अल्फा अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा रेक एंगल, ठीक है। इसको भी हम अभी बात करेंगे। और ये 1/h के बराबर होता है। 1/h कई दफ़े क्वेश्चंस में दे देता है। 1/h को हम बोलते हैं इनवर्स, सॉरी 1/h को नहीं, 1/h तो थिकनेस ही हो जाएगा, h को बोलते हैं इनवर्स चिप रेशियो, ठीक है, इनवर्स चिप रेशियो। नाउ एक चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए वॉल्यूम है किसी चिप का, तो मुझे 3 डायमेंशंस की ज़रूरत होगी वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए। वॉल्यूम को फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे चिप में, मान लीजिए ये मेरा एक कटा हुआ चिप है, ठीक है, ये मेरा कटा हुआ चिप है। अब इस चिप की जो लेंथ है कटे हुए चिप की, वो सपोज TC है, ठीक है, सॉरी ये आपके थिकनेस है TC, मान लीजिए चिप थिकनेस TC है, ये इसको चिप थिकनेस कह रहा हूँ मैं।
ये कटे हुए चिप की लेंथ L है। मान लीजिए ये वाला जो डायमेंशन है ये मान लीजिए कटे होने से पहले चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं इसको C लिख लेता हूँ। तो LC, TC और C ये हमेशा बराबर होगा L, वॉल्यूम तो आपका चेंज नहीं हो रहा, T इंटू सी के, C अगेन चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका T अपॉन टी सी मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो T अपॉन टी सी को C से C गया, ये LC अपॉन L हो गया, है ना। तो R को मैं जब T अपॉन टी सी लिख रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कटे हुए चिप का लेंथ अपॉन अनकट चिप का लेंथ, ठीक है। तो ये भी 2014 इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। तो अब नाउ लेट्स डिराइव ऑल दिस थिंग बिकॉज दिस डेरिवेशन वाज आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आई थिंक 2009 और रिलेटेड मल्टीपल टाइम्स इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए, गेट में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। तो अब वी विल अगेन ड्रॉ आवर डायग्राम। दिस इज द कटिंग ऑपरेशन, दिस इज द machined surface, this is our workpiece, this is our beloved cutting tool, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी। इसको थोड़ा मैं इस पोर्शन को ना थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, देन एक ये टूल का सरफेस दिखेगा, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी v, ठीक है। यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करूँगा तो चिप थिकनेस आएगा TC, ठीक है। ये आपका T है जो हमने डिफाइन किया, ये आपका फाई है, ये रेफरेंस प्लेन के साथ जो एंगल है वो अल्फ़ा है, ठीक है। ये सपोज A है, ये सपोज B है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा एंगल, अब ये मैंने इसको ऐसे बना दिया है, ठीक है। आप इसी डायग्राम में आप बड़ा करके बना सकते हैं। तो अब मैं ये अगर मेरा अल्फ़ा है, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ सॉरी दिस इज़ फाई, दिस इज़ अल्फ़ा, ठीक है। ये मेरा ये एंगल क्या हो जाएगी, तो अगर मैं ट्रायंगल AB सपोज ये क्या ले लूँ, इसको मैं C ले लेता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूँ तो ये सपोज X है, तो X प्लस ये 90 डिग्री C पे जो एंगल बन रहा है प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस वुड बी हाउ मच दिस वुड बी, दिस इज 90 माइनस 5, ये 90 है तो ये 90 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5 प्लस अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। सो हमने x की वैल्यू डिफाइन कर दिया 5 माइनस अल्फ़ा, x इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फ़ा, फिर से लिख लेते हैं। तो अब मैं ट्रायंगल ये सपोज D है, ठीक है, मैं ट्रायंगल ADB में देख रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल ADB में मेरे को यूज़ करना है T को कहीं ना कहीं लेके आना है और फाई को लेके आना है, क्योंकि यही मेरे नोन एंगल्स हैं। तो मुझे पता है कि साइन में मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर T अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AB, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया। फिर मैं अब एक इस ट्रायंगल की बात करता हूँ जिस पे अभी हमने वर्कआउट किया ABC, ठीक है। इसमें मैंने x बहुत मेहनत से निकाला, तो cos x की वैल्यू क्या है 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस क्या है TC अपॉन AB, ठीक है। तो मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल लूँगा, तो t यहाँ से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू AB साइन अल्फ़ा
साइन फाई सॉरी, एंड टी सी इज इक्वल टू ए बी कॉस फाई माइनस अल्फ़ा। क्लियर है? तो मुझे चिप थिकनेस रेशियो निकालनी है। चिप थिकनेस क्या है? टी अपॉन टी सी। तो ये हो जाएगा ए बी साइन फाई अपॉन ए बी कॉस फाई माइनस अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे हमने एक जगह आपको स्टार लगा के बताया था कि हम इसको बात करेंगे। ये प्रूव हो गया। तो यहाँ हमने एक अपना रिलेशन निकाल दिया, r इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन पता लगा लिया। अब मैं इसको थोड़ा और इस पर एक्सरसाइज करता हूँ। ये r कॉस फाई माइनस अल्फ़ा को मैं इज इक्वल टू साइन फाई हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर कॉस फाई कॉस अल्फ़ा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, आर साइन फाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन फाई, ठीक है। साइन का टर्म मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मैं इसको इधर ले जाता हूँ। तो आर कॉस फाई कॉस अल्फ़ा प्लस साइन फाई माइनस आर साइन फाई साइन अल्फ़ा, ठीक है, सॉरी, ये इज इक्वल टू आर कॉस फाई कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू फाई कॉमन लिया, 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये वाले टर्म को मैं यहाँ ले आता हूँ इसके नीचे। तो आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन फाई बाई कॉस फाई विच इज़ ऑल्सो tan फाई, ठीक है। तो ये यहाँ से मेरा tan फाई इज इक्वल टू आर कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा आ गया, ठीक है। ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में ये डेरिवेशन आया था। तो ये हमने ये यहाँ पे जो डेफिनेशन लिया था इसको भी डिराइव कर लिया, ठीक है। अब बचा वेलोसिटी का, वेलोसिटी वाला पार्ट, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे? इस पे क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि आपको चिप थिकनेस रेशियो कुछ दे देगा 0.8, बोलेगा रेक एंगल आपको बोल देगा से 30 डिग्री, ठीक है। तो वो बोलेगा शेयर एंगल कितना निकले, कितना होगा। अब वो देखने में क्वेश्चंस क्योंकि मैंने सिंप्लीफाई करके दे दिया, मतलब, लेकिन अल्टीमेटली आपको करना बहुत यही है, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फ्री के नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपको मिस नहीं होना चाहिए। और इससे क्वेश्चन आने के, इससे और इसके अगला वाला जो हम फोर्स एनालिसिस पढ़ेंगे, दोनों से कंबाइन हो करके 15 नंबर का क्वेश्चन आना मुझे बहुत एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी वाला देख लेते हैं। अब वेलोसिटी पे मैंने बोला था कि ये जो है हमारी v है, पहले मेन डायग्राम में देख लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमारी v है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। कटिंग वेलोसिटी, ये चिप भी तो किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, चिप भी सपोज vc वेलोसिटी से उड़ रहा है ना, और ये शेयर भी किसी वेलोसिटी से हो रहा होगा, उसको vs बोल लेते हैं। तो इन तीन में हम लोगों को बेसिकली रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो दो तो जनरली इनमें से कुछ भी आपको दिया हो सकता है और बाकी निकालने को पूछ सकता है। तो एक बार इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि ये आपका वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये आपका चिप वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना।
ये आपका VC है, ये आपका जो हो जाएगा V शेयर हो जाएगा, ठीक है। V शेयर कुछ भी, तो V शेयर ये वाला एंगल फाई है, शेयर के साथ जो एंगल बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये वाले एंगल जो है आपका अल्फा है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा है, तो इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है। VC, ये मैंने इसके पैरेलल ये एक VC ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए, दिस प्लस दिस एंगल शुड बी 180 डिग्री, सो दिस विल कम आउट टू बी 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा लीजिए साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहेगा कि साइन और उसके अपोजिट साइड, तो साइन फाई VC अपॉन साइन फाई, VC के अपोजिट फाई इज इक्वल टू, ठीक है, V अपॉन साइन 90 माइनस 5 माइनस अल्फा इज इक्वल टू VS अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ VC अपॉन साइन फाई, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ V अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा, इसको लिख देता हूँ VS अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। और R को हम लोगों ने डिफाइन ऐसे भी किया है कि VC अपॉन V, ठीक है, VC अपॉन V, ये ऐसे भी आ जाएगा। ये आप R को ऐसे मत डिफाइन करिए, तो यहाँ से VC अपॉन V क्या आ गया, VC अपॉन V इस वाले इक्वेशन से कैसे निकला, ये साइन फाई अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा। क्या ये एक्सप्रेशन हमने कहीं देखा? हाँ बिल्कुल देखा, यहाँ पे देखा। ये किसके बराबर था? R के, ठीक है। तो R के बराबर था, तो इसको मैंने VC अपॉन V इज इक्वल टू R, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो आज के टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। अगले में हम जो एनालिसिस करेंगे वो मर्चेंट सर्कल एनालिसिस, जिसको फोर्स एनालिसिस ऑफ कटिंग ऑपरेशन बोलते हैं, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।